नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था, आज कल मैंने जो आपको कहानी का पहला भाग दिखाया था, आज उसका दूसरा भाग है। उस विचित्र इंसान की, उस यूनिक शख्स की, जिसने जीवन में जो मेहनत की उसका परिणाम नहीं मिला, आज वो दर दर की ठोकर खा रहा है। अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के द्वारा प्रताड़ित हो रहा है। तो दोस्तों, वो ऐसा क्यों हो रहा है और आगे उसने पहला पार्ट देखने के बाद से अब कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। अब आगे आप ध्यान से सुनिए। फिर उसने केमिकल ट्रेनिंग सेंटर खोला। और ये कहाँ पर खोला? अपने घर से बहुत दूर, कम से कम 50 किलोमीटर, जो बोकारो स्टील है, यानी बोकारो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में। और बोकारो स्टील के तुपकाडी में उसने एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जिसका नाम था केमिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर। और ये काम उसने 9 मंथ तक किया। यहाँ उसने लोगों को केमिकल चीज़ें बनाने के फॉर्मूले सिखाए। केमिकल चीज़ें मतलब शैम्पू कैसे बनती है, टूथपेस्ट कैसे बनती है, साबुन कैसे बनती है, वॉशिंग मशीन कैसे बनती है, गम कैसे बनती है, बूट पॉलिश कैसे बनती है, फिनाइल कैसे बनती है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लेना है वह कितना कितना लेना है, और उसमें क्या क्या आइटम मिक्स करनी है, कितने डिग्री पर उसको हीट करना है, फिर उसको ठंडा करने के बाद उसको क्या करना है, फिर उसको कैसे पैकिंग करेंगे, फिर पैकिंग मशीन कहाँ से आएगी, कितने लोगों की ज़रूरत है, वगैरह ये सारी चीज़ें। यानी उसने लोगों को स्वरोजगार होने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए ये चीज़ सिखाई। जहाँ पर उसने खोला वहाँ के लोगों ने इनकी बहुत आवभगत की, बहुत इनकी चापलूसी की, बहुत रेस्पेक्ट दिया, क्योंकि इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर पूरे झारखंड के किसी भी क्षेत्र में या इंडिया के किसी भी क्षेत्र में नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं वह स्वयं बना के बेचती हैं, किसी को यह सिखाती नहीं है। क्योंकि उनका यही सोच होता है कि अगर दूसरे लोग भी सीख लेंगे तो इस काम को सीख कर वे अपना काम करेंगे, फिर उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी या फिर मार्केट में कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, जिसके कारण तुपकाडी में, यानी बोकारो के तुपकाडी में उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान और ख्याति मिली। उन्होंने ये 6 मंथ का कोर्स रखा। 6 मंथ के अंदर वह थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस प्रोवाइड कराते थे, और ये प्रायः इवनिंग में वो क्लास प्रोवाइड करते थे। वहाँ पर एक स्कूल था, चूँकि स्कूल 2 बजे ख़त्म हो जाती थी, तो उन्होंने ये 4 to 6 के लिए, ने 2 घंटे के लिए ये लिया था। और वीक में 4 डेज़ ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। पर लोगों को ये बताते थे कि इसके लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेगी, कहाँ से लाना है, रॉ मटेरियल आपको कहाँ से सस्ता पड़ेगा, रैपर कहाँ से मिलेगा, रैपर का प्रिंटिंग क्या कराना है, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी उन्होंने लोगों को दी, जिसके कारण उनका ये काम तो काफ़ी अच्छा खासा चलने लगा। परंतु मैंने 6 मंथ की थ्योरी थी, 6 मंथ की प्रैक्टिकल थी, यानी टोटल 1 साल का कोर्स। परंतु दोस्तों, इसी बीच एक पुलिस की टीम, जब वो वहाँ पर थे, मतलब स्कूल में थे, आई और उन्होंने इनसे ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करने के लिए एक लाइसेंस मांगा, जो इनके पास लाइसेंस था नहीं। मतलब ये जो इनके पास नॉलेज थी, जो इनके पास टेक्निक थी, जो इन्होंने कहीं से सीखा था, वह लोगों को बता रहे थे और प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहे थे। लोग भी खुश, और प्रैक्टिकल का जो प्रोडक्ट होता था वह लोगों को वो खुद दे देते थे, ताकि आप अपने घर में इसको यूज करें और आस पड़ोस के लोगों को भी दिखाएं। परंतु पुलिस की टीम ने कहा कि जब आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस काम को करने से इसमें तरह तरह की स्मेल और कुछ गैसेस निकलती हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है।
इसलिए रेसिडेंशियल जोन में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर आप ये काम नहीं कर सकते, आप कहीं वीराने में ये काम कर सकते हैं। बट दोस्तों, वीराने में हम कैसे जा सकते हैं? ना कोई सर्कल, ना कोई आदमी, ना हम उतने बड़े, ना ये शख्स उतना पूंजी वाला है, ना पैसे वाला है। इन्होंने सिर्फ अपनी वैचारिक और थियोरेटिकल जो नॉलेज थी या प्रैक्टिकल नॉलेज थी वो लोगों को प्रोवाइड की। अंत में पुलिस के मना करने पर उसने ये काम बीच में तो नहीं कहूँगा, मतलब 2 मंथ केवल और था, उसके बाद से उन्होंने ये इस काम पर ब्रेक लगा दी। इस काम के लिए वह कलकत्ता जाते थे, आसाम जाते थे, बाई ट्रेन वहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके आते थे और सारी चीज़ें वहाँ से लेकर के आते थे। और वो चीज़ खुद लेकर नहीं आते थे, बाई ट्रेन जाते थे, बाई ट्रेन आते थे और वहाँ से बाई ट्रक इनका माल आता था। इस प्रकार से इन्होंने लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ों की प्रेरणा दी। लोग इनके काम से बहुत खुश थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं रिटायर होने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे मैं ये काम करूँगा। किसी ने, जो लोग बेरोज़गार थे, उन्होंने कहा कि मैं बैंक से लोन लेकर के ये काम कर लूँगा या अपने घर से पैसे लेके ये काम कर लूँगा। इस प्रकार से दोस्तों, उन्होंने बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम दूर किया। उनके लिए एक सोल्यूशन मैन थे ये, सोल्यूशन मैन। और फिर ये काम अपने स्टूडेंट को भी उन्होंने फिर उसके बाद से जब ये काम उन्होंने छोड़ दिया तो ये काम अपने परिवार के कुछ लोगों को सिखा दिया और कुछ स्टूडेंट लोगों को सिखा दिया। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और हमारे माने उनके घर वाले जो थे, वो दोनों लोग मिलकर ये काम को करते थे। बट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब तक गाइड नहीं होगा, मतलब जिन्होंने ये लकीर खींची है, जिन्होंने ये पैमाना तय किया है कि कैसे काम करना है, उनके बिना ज़िंदगी अधूरी है, उनके बिना बिजनेस अधूरा है, उनके बिना काम अधूरा है। जिसके कारण उन लोगों ने भी 1-2 महीने तक काम किया। उसके बाद से उन्हें कुछ न कुछ प्रॉब्लम इशू आने लगी तो उन लोगों ने भी काम छोड़ दिया। इनसे बार बार कंसल्ट करने की कोशिश की, बट दोस्तों उस समय में मोबाइल या फिर इंटरनेट का ज़माना नहीं था, इसलिए ये इनसे बार बार संपर्क नहीं हो पा रहा था और इस प्रकार से ये काम भी इनका फ्लॉप हो गया और टूट गया, ख़त्म हो गया। यानी उन्होंने ये जो भी काम करते थे, अपने घर वालों या पेरेंट्स से बिना राय सलाह लेकर किए। कभी भी उनकी राय जानने की कोशिश नहीं की, उनकी मर्ज़ी जानने की कोशिश नहीं की। केवल अपने से जो भी इनके पास हुनर था, टैक्टिस था, जो भी इन्होंने सीखा था, इन लोगों को समझाया और उससे पैसे कमाने की कला सीखी। परंतु दोस्तों, इन्होंने स्वयं खुद अकेले काम किया। इनके पास कोई टीम नहीं थी, इनके पास कोई MBA होल्डर नहीं था, इनके पास मार्केटिंग की टीम नहीं थी, बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। तो इन्होंने स्वयं अपने लेवल से ही सारा काम किया, जिसके कारण ये धराशायी हो गए। इनके पेरेंट्स केवल इतना जानते थे कि इनका बेटा सर्फ बनाता है, यानी वॉशिंग पाउडर बनाता है, कैंडल बनाता है, रिफिल बनाता है और ट्रेनिंग सेंटर चलाता है और काफ़ी समाज में मान सम्मान भी कमा रहा है। लोग इन्हें बहुत चाहते हैं, इज्जत देते हैं और ये बदले में अपने परिवार को अपनी जुबान से, अपनी एटीट्यूड से और कुछ छोटे मोटे चीज़ों के द्वारा अपने परिवार को खुशियाँ देने की कोशिश करते थे। यानी इनका मेन मतलब था कमाओ और अपने परिवार को खुशियाँ दो। यहाँ दोस्तों देखने वाली बात है कि देखने वाली बात ये है कि इतने सारे स्ट्रगल करने के बाद भी उनकी जीवन में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई। यानी उन्होंने नए नए काम किए, नए नए काम छोड़े और स्टेबल नहीं हुए। यानी कोई भी कैरियर उनके लिए मील का पत्थर साबित नहीं हो सके। इस प्रकार दोस्तों, उन्होंने कम से कम उस समय में, यानी आज से कम 19-20 साल पहले 3.5 से 4 लाख रुपए इसमें खर्च कर दिए। वो व्यय
वह बैंक बैलेंस तो करते थे, लेकिन उस बैंक बैलेंस से सारे पैसे निकाल कर कुछ न कुछ काम या धंधा शुरू कर देते थे और वो काम फिर फ्लॉप हो जाता था, जिसके कारण उनकी जमा पूंजी भी डूबती गई और वो खाली होते गए। अंत में उसने ये काम छोड़ने के बाद अंत में किसी दोस्त की सलाह पर उन्होंने एक स्कूल में टीचिंग और कोचिंग में पढ़ाने का काम शुरू किया। उस दोस्त ने उन्हें मोटिवेट किया कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, आप समझाते बहुत अच्छा है, इसलिए आप स्कूल में जाकर पढ़ाइए। जैसे उन्होंने एक स्कूल को ज्वाइन किया, स्कूल को ज्वाइन करते ही फर्स्ट डे यानी 2 to 5 डेज़ के अंदर उन्होंने स्कूल में स्टूडेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, स्कूल की मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारे नाम और शोहरत कमाना शुरू कर दिया। लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते थे, इज्जत की नज़र से देखते थे। उनको लगता था कि ये बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन दोस्तों वह खुद कबूलता है कि वह ज़्यादा विद्वान नहीं है, परंतु उसके पास कला एक से एक है। दोस्तों उसके अंदर ईगो ज़्यादा थी और अनपंक्चुअलिटी, मतलब पंक्चुअल कभी नहीं रहा। वह किसी भी स्कूल में जाता था, 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाता था, फिर इसके बाद से स्कूल के रूल रेगुलेशन जो थे कि पंक्चुअलिटी इज़ द मेन, बट वो हमेशा स्कूल के टाइम पर न आना, लेट आना, 5-10 मिनट लेट आना, आधा घंटा लेट आना, और उसकी नेचर थी कि कोई अगर टाइट होके बोल दिया या कोई अगर ऊंची स्वर में बोल दिया तो वो तुरंत उसका रिप्लाई देता था। वो ये नहीं सोचता था कि सामने वाला शख्स उससे सीनियर है, उससे बड़ा है, वह मैनेजमेंट की टीम का मेंबर है, ये नहीं, वह तुरंत जवाब देता था और जवाब दे करके वो स्कूल की लाइफ में भी ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, जिसके कारण वह एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे स्कूल से तीसरे स्कूल, लगातार स्कूल परिवर्तन करती रहा। इस प्रकार आपने दोस्तों देखा, ये कहानी का दूसरा पड़ाव था और यहाँ भी किस्मत ने उसके साथ धोखा किया, मजाक किया, उससे स्टेबिलिटी नहीं आने दी। कारण आप सोच के बताएं, ठीक है। अब कहानी का तीसरा पार्ट विद इन द 5 मिनट्स।